चलिए देखिए, हम लोगों ने एसिड बेस यहाँ पर देख रहे थे। एसिड बेस में यहाँ तक ये समझ लिए थे क्विक सिल्वर क्या होता है और ये हॉर्न सिल्वर क्या होता है, ये सब टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया था। अब एक और यहाँ पर ये वाला जो क्लास है इसमें बाकी जो भी अम्ल और क्षार से संबंधित क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल तो हमको इस वाले टॉपिक में मुख्य रूप से ये जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोप्थेलिन होता है, ये जो इंडिकेटर है इन सबको अच्छे से यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, वास्तव में ये होता क्या है इन सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये क्षारक और क्षार में जो समझाया था उसको मैं और आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, है ना, क्या होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दूंगा तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये जो लुईस है ना, लुईस एसिड बेस देखे थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी देखे थे, आर्हेनियस देखे थे, इसको फिर से यहाँ पर हल्का से मैं आपको और समझाते हुए चलूँगा, है, क्योंकि उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए तो 31 क्वेश्चन यहाँ पर कमरे के ताप पर देखो क्या पूछा जा रहा है। कमरे के ताप पर pH और POH का मान कितना होता है। ठीक है, जैसे pH और POH का जो मान होता है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना होता है ये, तो इसका सही आंसर क्या होता है 14। ठीक है, याद रखेंगे pH और POH को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होता है 14 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 और 7 ये सब में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ 0 हो सकता है आंसर, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या है 14 होता है। ठीक है, 0 से 7 तक हम लोग क्या देखते हैं, अम्ल देखते हैं, और 7 से ऊपर हम लोग 14 तक कितना क्या देखते हैं, क्षार देखते हैं, है ना। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना होता है 14 होता है। अब देखो यहाँ पर जो अभी हम देखे हैं ना, क्या देखे हैं, मतलब ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी, आर्हेनियस और ये जो लुईस है, इन सब के आधार पर क्या क्या होता है उसको, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अम्ल और क्षारक वह पदार्थ है जो जलीय घोल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अम्ल और क्षारक क्या है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मतलब कि क्षारक क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, यह सिद्धांत किसका है, ठीक है, यह किसका सिद्धांत है ये पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग देखे थे आर्हेनियस का। ठीक है, पहला वैज्ञानिक जो हम लोग वहाँ देखे ना आर्हेनियस, उन्होंने क्या कहा था कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षारक वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, ये OH माइनस आयन कौन देता है, बेस देता है, मतलब कि क्षार देता है। H प्लस आयन कौन देता है, एसिड देता है। ठीक है, H प्लस आयन को आप ऐसा भी लिखाता है, ठीक है, ये ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब ये भी और ये भी दोनों सेम है ना, ऐसे याद रखेंगे। मतलब इसको ये क्या लिख दिए हैं बोल करके आपको ऐसे कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। तो H प्लस आयन, ठीक है, यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन, तो ये OH माइनस क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, H प्लस क्या कहलाता है, ये एसिड कहलाता है। मतलब कि H प्लस आयन अगर कोई पदार्थ अगर दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और अगर कोई OH माइनस आयन दे रहा है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार हम लोग देखेंगे। देखो, खाली स्थान सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो किसी अम्ल से प्रोटॉन, मतलब कि H प्लस ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन शब्द का उपयोग किया है ना, ध्यान में रखेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी इन्होंने क्या किया कि प्रोटॉन शब्द का इसमें उपयोग किया। ठीक है, H प्लस के लिए क्या बोले हैं, इसको प्रोटॉन क्या बोलते हैं, H प्लस बोलते हैं। H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, क्षार वह पदार्थ होता है जो किसी अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्टर के बारे में बात करें तो क्षार वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला जो ये देखें ना, क्षार वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जो ग्रहण करता है। ठीक है, क्षार वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, किसी अम्ल से प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है, H प्लस आयन को क्या कर लेता है, वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो यह जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो परिभाषा है, ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी इनके द्वारा दिया गया था। अब देखिए इंडिकेटर के बारे में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो लुईस हम लोग ने देखे ना, लुईस क्षार और लुईस अम्ल, ये लुईस क्षार भी देखते हैं और लुईस अम्ल देखो, सॉरी, ये लुईस एसिड देखते हैं और लुईस बेस देखते हैं। ठीक है, तो लुईस के आधार पर हम लोग अम्ल और बेस यहाँ पर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दाता जो होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है, ग्राही जो होता है, उसको एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था ना,
NH3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं, मतलब कि एक पेयर यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अब मान कर चलो ये H प्लस आयन के साथ इस प्रकार से अगर जुड़ेगा ये, ठीक है, तो ये जो क्या करेगा ये अपना ये जो पेयर यहाँ पर है इसके पास, इसको H प्लस को दे देगा, ये H ये ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो पेयर थे इसको ये डोनेट कर दिया ना, इसी वजह से क्या कहलाएगा ये बेस कहलाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ये डोनर है, ठीक है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, बेस कहला रहा है। चलो तो ये परिभाषा फिलहाल इसका परिभाषा नहीं है यहाँ पर, हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। ब्राउनशेड लॉरी को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है और ये फिनोप्थेलिन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको देख करके आप समझ गए होंगे। फिलहाल तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन गलत है पूछा गया है, ठीक है, कौन गलत है ये पूछा गया है। तो क्षार के बारे में बात करें पहले। क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है बोल रहा है, ठीक है। क्षार क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। देखो यहाँ पर पीला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बेस है, देखो ये बेस है, मतलब ये क्षार है। ये क्षार ये मिथाइल ऑरेंज को क्या कर दिया है, पीला रंग कर दिया है, ठीक है, पीला कर दिया है। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम क्षार को मिलाते हैं, ठीक है, बेस को अगर मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो पीला रंग में बदल जाता है, ठीक है। ये पीला रंग इस प्रकार से हो चुका है। तो ये हमारा ये कथन सही है। इसका देखिए अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो जो अम्ल है, एसिड है, वो मिथाइल ऑरेंज को क्या कर दिया है, लाल कर दिया है, ठीक है, लाल किया है ना। ये लाल रंग में दिख रहा है, हालांकि थोड़ा सा कलर दूसरा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये लाल है। तो जो अम्ल होता है वो मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो ये वाला भी सही है, ठीक। इसका देखो अम्ल से फिनोप्थेलिन का रंग नहीं बदलता, ठीक है, अम्ल से फिनोप्थेलिन का रंग नहीं बदलता, ये बोला जा रहा है। तो देखो एसिड से, ये जो अम्ल है ना, एसिड है, इससे फिनोप्थेलिन का रंग बदला है क्या, नहीं बदला है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा कलरलेस है, ठीक है, फिनोप्थेलिन का कलर नहीं बदला, मतलब कलरलेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अम्ल से फिनोप्थेलिन का रंग नहीं बदलता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि क्षार से फिनोप्थेलिन का रंग हरा हो जाता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। क्षार फिनोप्थेलिन का रंग हरा कर देता है, ये बोला जा रहा है, हरा नहीं करता है, ये पिंक कर देता है। तो ये हमारा ये गलत है, ठीक है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन चुनने के लिए बोला था। यहाँ पर ये हरा ना होकर के क्या होना चाहिए, है ना, यहाँ पर जो हरा रंग दिया है ना, हरा ना होकर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए था, है ना। ये हरा नहीं करता है, हरा नहीं करता, क्या कर देता है, पिंक कर देता है, ऐसा है। यहाँ पर हो सकता है मेरे पीछे छुप गया होगा, है ना, तो इसको आप लोग इस टाइप से देख सकते हैं। तो जो क्षार होता है वो फिनोप्थेलिन का रंग को क्या कर देता है, वो पिंक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हरा नहीं होगा, है ना, हरा नहीं करता है ना, पिंक करता है, याद रखेंगे। चलो तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिड बेस इंडिकेटर में अब देखो, अभी जो हम लोग देखे ना उसको याद रखेंगे। अब जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टेबल है ना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग देखते हैं, तो जो देखो इंडिकेटर में हम लोग लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, लिटमस आप जान रहे होंगे, फिनोप्थेलिन का उपयोग करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करते हैं। तो ये सब का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, इंडिकेटर के रूप में करते हैं, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। मतलब कि अगर हमको अम्ल क्षार पता लगाना है, अम्ल क्षार का पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर, मिथाइल मतलब फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, इन सब के माध्यम से हम अम्ल क्षार पता लगा सकते हैं। तो जो जैसे कि अगर कोई पदार्थ है ना, अगर कोई पदार्थ नीला लिटमस पेपर को अगर लाल कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, नीला मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर रेड कर देता है, तो वह क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, है ना। अगर कोई पदार्थ, कौन सा पदार्थ, कोई भी पदार्थ है जो कि क्या करेगा, ये जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को अगर रेड कर देगा, ठीक है, लाल कर देगा, तो क्या कहला जाएगा, वो एसिड कहलाएगा। मतलब कि अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, नीला जो लिटमस पेपर है उसको बदल देता है किसमें, लाल में, ठीक, किसमें बदलता है, लाल में। इसको एक साथ आप लोग ऐसे याद रख लेंगे, अनीला, अनीला है, या फिर अनिल ऐसे याद रख लीजिए। यहाँ पर अगर ला को याद नहीं रखना चाहते, अनिल याद रख लीजिए, अनिल याद रहेगा, बहुत सारे लोगों का नाम रहता है अनिल, तो इसको ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। मतलब कि जो अम्ल होता है वो नीले कलर के जो लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है, क्या कर देता है, नीले कलर के जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, जो क्षार होता है, जो क्षार होता है वो क्या कर देता है, लाल कलर का लिटमस पेपर को नीला कर देता है,
ठीक ऐसा, ठीक है। क्षार क्या कर देता है, जो बेस होता है वो क्या करता है, लाल कलर का लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। तो ऐसा जस्ट इसका उल्टा है। इसी प्रकार से हम लोगों ने फिनोप्थेलिन के बारे में बात किया था और मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात किया था। जो एसिड होता है, मतलब कि जो अम्ल होता है, उसको अगर हम फिनोप्थेलिन में डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, कोई भी उसका कलर में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बेस को अगर हम फिनोप्थेलिन में डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो वहाँ पर उसका कलर पिंक हो जाएगा। फिनोप्थेलिन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कोई भी पदार्थ को फिनोप्थेलिन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर वो बेस है तो पिंक हो जाएगा, उसका कलर क्या होगा, पिंक होगा। अब मिथाइल ऑरेंज वैसे यहाँ पर देखो, मिथाइल ऑरेंज में अगर हम एसिड को डालते हैं तो वो क्या बना देगा, पिंक कलर बना देगा, है ना, पिंक। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर देखो रेड देखा था ना, मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ऐसा है। तो ये रेड होगा या पिंक होगा, ऐसे टाइप से थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो इसको पिंक याद रखो या फिर रेड याद रखो, ठीक है। तो पिंक कर देगा। अब मिथाइल ऑरेंज में अगर हम बेस डालते हैं तो येलो कर देगा, ठीक है। येलो तो हम लोगों ने ये देखा है, देखो येलो कर देता है ये, ठीक है, येलो। तो ये पिंकिश टाइप का थोड़ा सा क्या रहेगा, रेड रहेगा, है ना, हल्का पिंक हल्का रेड, ऐसा टाइप का आपको ये कलर दिखाई देगा, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज में जब एसिड डालेंगे तो, ठीक है। जब बेस डालेंगे तो वहाँ पर ये पीला रहेगा, ठीक है, ऐसा टाइप का येलो कलर में रहेगा। चलो, तो इन सब में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कुछ ट्रिक बने तो ट्रिक बना के याद रख लीजिए। ऐसा तैसे करके जैसे भी याद रखना चाहेंगे वैसा उसको याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन गलत है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा गलत है हमको ये बताना है। तो सभी क्षारक जितने भी जो बेस होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं बोला जा रहा है, ठीक है। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं ये बोल रहे हैं। गलत कथन को चुनना है हमको, ठीक। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसको क्षार कहते हैं, मतलब कि एल्कली देखते हैं हम लोग, देखे थे ना बेस और एल्कली के बारे में बात किए थे, है ना। एल्कली मतलब एल्कलाई या फिर एल्कली बोल सकते हैं इसको। तो जल में जो घुलनशील जो क्षारक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं, एल्कली बोलते हैं, ये भी ठीक है। सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं, ये गलत है। सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमको अब यहाँ पर गलत कथन मिल चुका है। सभी क्षारक कहलाता है, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको समझो, इसका आंसर हमारा ये है, ठीक है। सभी क्षारक क्षार कहलाता है, ये हमारा गलत कथन है, ठीक है। सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाता है, ये हमारा एक गलत है, ठीक है। बाकी ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखो 36, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार एक क्षार मतलब कि एल्कली भी है। निम्न में से कौन सा क्षारक एक क्षार है बोला जा रहा है, मतलब कि कौन सा क्षारक क्षार है बोला जा रहा है, ऐसे मतलब कि बेस एल्कली है बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर इसको ध्यान से आपको रखना है। जो ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये पूरा बेस के लिए है, ठीक है। ये पूरा क्षारक के लिए है, ठीक है। ये पूरा बड़ा से दिख रहा है ना, क्या चीज़ है, पूरा क्षारक के लिए, ठीक है, बेस के लिए पूरा क्षारक है। अब इसके अंतर्गत ये आता है एल्कली, ठीक है। एल्कली किसके अंतर्गत आता है, ये बेस के अंतर्गत आता है, मतलब कि पूरे क्षारक जो क्षारक होता है उसके अंतर्गत क्षार आता है। ये क्या है, क्षार है, ठीक है। ये क्षार है और ये क्षारक है। तो ये जो क्षारक है, ठीक है, क्षारक के ही अंतर्गत यहाँ पर क्षार आ रहा है, देखो, ठीक है। बेस के अंतर्गत यहाँ पे एल्कली आ रहा है। तो जैसे कि क्षारक की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, CuO है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। यहाँ वैसे यहाँ पर Fe2O3 है, MgO है, NaOH है, KOH है ना। ये ये क्षार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये एल्कलाई के अंतर्गत आ जाएगा, क्षार के अंतर्गत ये सभी आएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, अमोनिया, तो ये सभी आ जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, एल्कली के अंतर्गत, ठीक है, क्षार के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था ना, तो ये जो सभी क्षार होते हैं, सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, हमको पता है। लेकिन जो सभी क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं, याद रखेंगे, है ना। जो जल में घुल सकते हैं उसी को हम क्षार कहते हैं। ये सभी जल में घुलनशील होते हैं, कौन, NaOH, KOH, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये सब जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिर्फ
क्षारक कहते हैं, मतलब इसको बेस कहते हैं। और ये जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इन सबको हम क्षार कहते हैं। और ये इस प्रकार से एल्कली होता है, ठीक है, नॉन एल्कलाइन नहीं होता है, ये एल्कली नेचर का होता है, इसको हम क्षार बोलेंगे ऐसे। देखो इसमें आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 36 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर होगा। बाकी ये सब में देखो यहाँ पर ये सब है धातु के ऑक्साइड है ना, इस प्रकार से। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है, गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। अच्छा ये हमसे क्या पूछा गया है, किसमें उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं किया जाता है, ऐसा है, नहीं किया, इनमें से किसमें उपयोग नहीं किया जाता है ऐसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा फिर, मांस मछली के संरक्षण में, ठीक है, मांस मछली के संरक्षण में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करते हैं ना, बाकी ये सब में उपयोग होता है। तो यहाँ पर एक और जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर नहीं किया जाता है ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर नहीं ऐसे लिखिएगा, नहीं किया जाता है। उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसको बफर विलयन बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो खून होता है ना, वो भी एक प्रकार का बफर विलयन है। तो उसमें अगर आप कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में अगर अम्ल या क्षार मिला देंगे तो उसके pH मान में ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जो बफर विलयन होता है उसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो उसका pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, डी। 39 देखिए, निम्नलिखित में से किसका pH मान गलत है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका pH मान गलत है ये बोला जा रहा है। तो शराब का pH मान 3 से 3.4 तक होता है, चूना पानी का कितना होता है 10.5 होता है, समुद्र का जो पानी होता है उसका 7.8 होता है, और सिरका का बोला जा रहा है 6 होता है, ठीक है, सिरका का 6 नहीं होता है ना, ये गलत है ना। सिरका का हम लोगों ने कितना देखा था, सिरका का और हम लोगों ने कम देखा था। आपको यहाँ पर pH स्केल में समझाया था। चलो फिलहाल अभी मेरे को नहीं मिल रही है ना, लेकिन सिरका का वहाँ पर 6 नहीं होता है ना, दूसरा होता है, मतलब उससे और कम होते हैं, मतलब और कम होता है। निम्न में कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्लता छोड़ता है, ठीक है, निम्न में कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्लता छोड़ता है। तो ये अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट क्या करता है, ये जो उर्वरक है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट एक प्रकार का उर्वरक है, ये क्या करता है, मृदा में सर्वाधिक अम्लता छोड़ता है, ठीक है, अम्लीय कर देता है, जो मिट्टी होता है ना उसको, उसका अम्लता, उसका एसिड नेचर को बढ़ा देता है, ठीक है, एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, ठीक है, स्थायीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको देख लीजिएगा, इसको डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई विशेष और ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है। तो जो फोटोग्राफी होता है उसमें स्थायीकरण के लिए नेगेटिव जो रील होता है ना, पहले पुराने ज़माने में ऐसे खींचा जाता था, अभी फिलहाल तो जाएंगे तो तुरंत आपको मिल जाता है वो, है ना, पहले आपको ऐसे रील को संभाल करके रखते थे, बाद में और उसी टाइप का फ़ोटो निकालना है तो उसके लिए। तो जो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो ये कौन सा गैस प्राप्त होता है, SO2 गैस प्राप्त होगा।